हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद इतिहास। को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि पदार्थ विज्ञान की ही मैंने पीडीएफ लिया है, सो दैट जितने भी मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, वो आप मार्क करते हुए चले और उनको पेपर से पहले 10 से 12 बार रिवाइज करें। आप आयुर्वेद इतिहास में 20 on 20 इजीली स्कोर कर लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इति है प्लस में आज से। ये लास्ट टाइम एज इट इज पूछा गया था। आप ये 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये 9th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये वर्ड क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है। साथ ही साथ उससे पहले पूछा गया था इति है या फिर आश में से किसी का भी शब्द मतलब, तो इति मतलब यह, ह मतलब निश्चय, निश्चित है, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। आस के अंदर आ की मात्रा हो रही है तो था के अंदर भी था की मात्रा, आस मतलब था, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है संहिता काल का परिचय। दैट इज योर आयुर्वेद अवतरण के क्रम में ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया और भारद्वाज जी ने आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो इंद्र से प्राप्त किया था। ओके, और आत्रेय आदि महर्षि को दिया था। ओके, फिर इसके बाद में हम लर्न करेंगे कि अग्निवेश के काल को संहिता काल कहते हैं और वाग्भट जी के काल को संग्रह काल कहते हैं। तो अतः आचार्य वाग्भट को अंतिम संहिताकार और प्रथम संग्रहकार भी माना जाता है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे पुनर्वसु आत्रेय जी का काल। देखो, आत्रेय के 6 शिष्य थे और पुनर्वसु जी का काल जो था वो दोनों का सिमिलर माना जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य का काल जो होता है वो सिमिलर होता है। दैट इज 1000 ईसा पूर्व। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मत के अनुसार पुनर्वसु आत्रेय ने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और अग्निवेश के 6 शिष्यों को यह ज्ञान दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे आत्रेय जी हैं उन्हें जो है चंद्रभागा और चंद्रभागी 2 शब्दों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनकी माता का नाम जो है वो चंद्रभागा था। ओके, उसके बाद में इनके प्रमुख कार्य देखो, पुनर्वसु आत्रेय जी के 6 ने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। तो उन 6 शिष्यों का नाम लर्न करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्निवेश, भेल, जतुकरण, प्राशर, हारिच और शार्पाणी। इसके बाद में आत्रेय ने इन उपदेशों को इन 6 शिष्यों ने संहिता रूप प्रदान किया, जिसमें अग्निवेश तंत्र प्रमुख संहिता थी इनके लिए, और अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्करण किया और संपूर्ण हो गए। अग्निवेश तंत्र ही आज हमारे लिए क्या है? चरक संहिता। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निवेश तंत्र क्या है। अब धन्वंतरी, धन्वंतरी जी का भी आपको काफी अच्छे से लर्न करना है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु जी का 12वां अवतार माना जाता है। ये करेंगे आप लर्न। साथ ही साथ ये चीज आप लर्न करेंगे कि इन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है और आयुर्वेद के को अष्टांग अंग में इन्होंने ही विभाजित किया था। नेक्स्ट मैं बात करूं कि 2016 में हर वर्ष धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2016 से स्टार्ट हुआ है ये भी आपको लर्न करना है। और धन्वंतरी जी की 4 भुजाएं भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि 2 भुजाओं में, एक में शंख, एक में चक्र और 2 भुजा में जलोका और अमृत कलश है। ओके, फिर इनके जो नेत्र थे वो कमल के पुष्प के समान है और उन्होंने पीत वस्त्रों का धारण किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन्होंने शल्य शास्त्र का प्रमुख ज्ञान था और होने से इन्हें धन्वंतरी कहलाते हैं। ओके, इनके 12 शिष्य थे, एक बार पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। देवदास के काल जो है हमारे पास 1000 से 1500 ईसा के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारे पास आता है काश्यप। काश्यप संहिता भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महर्षि काश्यप काश्यप संहिता के उपदेष्टा थे और उन्होंने काश्यप संहिता की रचना की थी। उसके बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आती है वो इनका काल आता है। क से काश्यप और है ना हमारे पास काश्यप संहिता के अंदर श जो है वो हमें 6 जैसा लगता है, तो 6ठी शताब्दी आप लर्न करेंगे। साथ ही साथ काश्यप संहिता के अंदर भोजन कल्प अध्याय में सूत्र 3 के अनुसार महर्षि काश्यप को मरीचि पुत्र पूछा जा सकता है कि मरीचि पुत्र किसे कहा गया, तो काश्यप को, और वर्ध जीवक को उनका शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनको 2 विभिन्न आचार्य जो थे वो मरीचि काश्यप और वृद्ध काश्यप। उसके बाद में जो काश्यप संहिता थी हमारी 2 स्तर पे पूरी की गई थी। प्रथम जो है वो वृद्ध जीवक ने पूर्ण की थी और द्वितीय जो है काश्यप संहिता को वात्स्य ने पूर्ण किया था। ओके, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है काश्यप संहिता के स्तर, जो 2 स्तर हमने लर्न किए, वृद्ध जीवक और वात्स्य के द्वारा पूर्ण की गई थी। उपदेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, महर्षि काश्यप थे। काश्यप संहिता के ग्रंथकर्ता हमारे पास वृद्ध जीवक थे और प्रतिसंस्कृता वात्स्य थे। 2 हमने काश्यप के वी, ऐसे आप लर्न कर सकते हो कि के वी, काश्यप संहिता के अंदर हमने सिर्फ वी लर्न किया है कि वृद्ध जीवक ग्रंथकार थे, प्रतिसंस्कृता वात्स्य। नेक्स्ट हमारे पास आता है काश्यप संहिता का विषय विभाग जो है वो हमारे पास 8 स्थान और 120 अध्याय में वर्णन किया गया है और इसमें खिल स्थान जो था इसमें बाद में जोड़ा गया था, जिसके अंदर 80 अध्याय थे। अब हमारी जो यहाँ पे ट्रिक चलती है वो हमारे पास चलती है सूची।
देखो सू से सूत्र और ची से हमारे पास आता है चिकित्सा स्थान। तो जो सूची है वो 30 इयर्स की है। ऐसे आप एक फीमेल को लर्न करेंगे, सूची 30 इयर्स की है। निदान के लिए आप निदान विमान शारीर के लिए ट्रिक है हमारे पास विनाश, लाइक विमान, न से निदान और श से मतलब हमारे पास शारीर। तो ये सारे 8 है। विनाश 8 चीजों का होता है और सिद्धि की इंद्रिया 12, मतलब की इंद्रिया सिद्धि और हमारे पास कल्प स्थान के लिए 12 आता है और खिल स्थान में 80 अध्याय थे। ये कुल हमारे पास 9 स्थान हो गए, 200 अध्याय हो गए, ये हमने लर्न किया। नेक्स्ट हमारे पास है अग्निवेश। तो अग्निवेश आत्रेय के शिष्य थे, चरक का प्रति संस्कार किया था। चरक ने सौम्य नाम से अग्निवेश को संबोधित किया है। और नेक्स्ट हम लर्न करेंगे कि अग्निवेश द्वारा रचित एक ग्रंथ का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें अंजन निदान नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सुश्रुत संहिता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना कि सुश्रुत जो थे वो हमारे पास काशीराज देवशिष धन्वंतरी के 12 शिष्यों में से एक थे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि वर्तमान काल में सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन सर्जरी या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। और वृद्ध सुश्रुत और देवदास धन्वंतरी के गुरु शिष्य होने से उनका काल समान माना गया है, दैट इज योर 1000 to 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि ये टेबल आपको काफी अच्छे से लर्न करने की, चरक संहिता के उपदेष्टा देवशोष धन्वंतरी थे, उनका काल, ग्रंथकार वृद्ध सुश्रुत थे, उनका काल, प्रथम प्रतिसंस्कृता सुश्रुत थे, इनका काल, और द्वितीय प्रतिसंस्कृता नागार्जुन विदकाल, पाठ शुद्धिकृता चंद्रट, जो शुद्धियां थी वो चंद्र मतलब कि ऐसे चांद जो है काफी ज्यादा शुद्ध होता है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। पाठ शुद्धिकर्ता हमारे पास चंद्र था जो कि 10 दिन में एक बार शुद्धि करते थे, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अब हमने जैसे काश्यप संहिता का सुश्रुत संहिता में हमारे पास कुल 120 अध्याय मिलते हैं और उसमें हमारे पास उत्तर तंत्र में जो है वो 66 अध्याय बाद में जोड़े गए हैं। वर्तमान में सुश्रुत संहिता में हमारे पास 186 अध्याय आपको कंप्लीट मिलेंगे। सूत्र स्थान के अध्याय सूची से हम लर्न करेंगे। सूची मतलब कि यहाँ पे भी वही करना है। सूची नाम की कोई लड़की है, लाइक मतलब कि सुश्रुत संहिता पढ़ रही है, 46 और 40 पेज इसने एक साथ पढ़े हैं। निदान स्थान के लिए हम याद करेंगे 16, शारीर हमारे पास 10 और कल्प जो है हमारे पास 8 है। उत्तर तंत्र में हमने लर्न किया 66, तो कुल स्थान हमारे पास 6 हुए और कुल अध्याय हमारे पास 186 हुए। उसके बाद में हम भेल संहिता को लर्न करेंगे। ये भी आत्रेय 15 विश्व के शिष्य थे, इसलिए इनके भी 1000 ईसा पूर्व इनका काल हो गया और 120 अध्याय देखने को मिलते हैं। सो 120 अध्याय देखो, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आचार्य सुश्रुत, काश्यप और चरक संहिता का, वाग्भट संहिता का आपको अच्छे से आना चाहिए। सो हमारे पास सुश्रुत वही सूची से हम लर्न करेंगे। सूत्र चिकित्सा 30 की, निशा मतलब विनाश जो है वो 8 का विनाश, और इंद्रिय, कल्प और सिद्धि हमारे पास 12-12। ओके, हमारे पास आती है हारित संहिता। हारित संहिता के लिए जो है आपको क्या लर्न करना है कि वही इनका काल आपको लर्न करना है और ये टेबल आप लीव भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू रेस्ट अपॉन यू। और बाद में हम लर्न करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज चरक। चरक जो है वो हमारे पास अग्निवेश तंत्र भी कहा जाता है चरक को। और उसके बाद में हमारे पास जो है ऋषि वैशंपायन परिणित कृष्ण यजुर की एक शाखा को चरक भी कहते हैं और इस संप्रदाय के लोगों को चरक कहा जाता है। चरक जो थे वो एक यावर कोटि के महर्षि थे, मतलब जो हमेशा घूमते फिरते वाले रहते हैं, और चरक को जो है वो शेष नाग का भी अवतार माना जाता है। इनका काल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 200 ईसा पूर्व इनका काल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है हमारे पास चरक संहिता 3 स्तर पे पूरी की गई थी। प्रथम अग्निवेश द्वारा, द्वितीय अग्निवेश का प्रतिसंस्करण कर चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया और तृतीय हमारे पास आचार्य दृढ़बल ने चरक संहिता को संपूर्ण किया। उपदेष्टा हमारे पास जो है वो पुनर्वसु आत्रेय 1000 ईसा पूर्व और इसके ग्रंथ करता है वो अग्निवेश है, हमारे प्रतिसंस्कृता चरक है, संपूर्ण करता दृढ़बल है। आई होप ये आपने लर्न किया होगा जब आपने चरक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तब। उसके बाद में ये टेबल भी आपने काफी अच्छे से लर्न कर रखी है, सो इसका एक रिवीजन करते हैं। 120 अध्याय के साथ में 8 स्थान देखने को मिलते हैं। वही हमारी ट्रिक चलेगी यहाँ पे भी। सूची 30, विनाश हमारा 8 का और इंद्रिया, सिद्धि और कल्प 12-12। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है दृढ़बल। दृढ़बल क्या है कि दृढ़बल ने अपना परिचय चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अंतिम चिकित्सा स्थान एवं सिद्धि स्थान के अंतिम अध्याय में दिया है और वे पंच नंदपुर के निवासी थे और इनके पिता का नाम कपिल बल था। इतना लर्न करेंगे। उसके बाद में हम क्या लर्न करेंगे कि दृढ़बल का काल था वो 4th शताब्दी था। ओके, वाग्भट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 4 वाग्भट देखने को मिलते हैं।
वृद्ध, लघु, मध्य और रस भागवत। ओके, रस भागवत जो थे वो रस रत्न समुच्चय के ग्रंथकार थे। रस भागवत जो थे रस जो भागवत थे सॉरी जो हमारे पास वृद्ध भागवत थे, वृद्ध लोग क्या करते, संग्रहण करने का काम करते, तो अष्टांग संग्रहण का निर्माण इन्होंने किया था। उसके बाद में हमारे पास आते हैं कि इनका काल छठी शताब्दी था, शायद से सुश्रुत का काल भी इतना ही था, आपने एक पेज पे लिखा होगा फिर हाईलाइट किया होगा। साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर 6 स्थान और छठी शताब्दी काल है, 6 स्थान बनाए हैं और 150 अध्याय बनाए हैं। उसके साथ साथ में इनका जो है ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करनी, तो इसको लर्न करेंगे। सूत्र हमारे पास 40 है और शारीर स्थान 12 अध्याय के साथ, निदान 16, चिकित्सा 24, कल्प 8 और उत्तर में 50, तो टोटल हमारे पास 150। लघु वाग्भट का अगर मैं बोलूं, लघु मतलब हृदय काफी लघु चीज होती है, तो अष्टांग हृदय आप लर्न करें इसके अंदर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि इनका जो काल है वो 7वीं शताब्दी माना जाता है, उनका छठी था, इनका 7वीं था। ओके, उसके बाद में आपको ये टेबल भी लर्न करनी है कि उन्होंने भी 6 बताए थे, इन्होंने भी 6 स्थान बताए हैं, 120 अध्याय बताए हैं। सूत्र में 30, शारीरिक 6, निदान 16, चिकित्सा 22, कल्प 6, उत्तर 40 और कुल हमारे पास 120 अध्याय हैं। नागार्जुन जो थे वो द्वितीय प्रतिसंस्कृता थे, सुश्रुत संहिता के, इंपॉर्टेंट है लर्न करना, पहले ही मैंने बताया था। और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है जो आपको लर्न करना है, इनका काल 5वीं शताब्दी था। नागार्जुन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसका जो है वो एंड निष्कर्ष लर्न करते हैं। पुनर्वसु आत्रेय जी का अग्निवेश तंत्र का उपदेष्टा थे। धन्वंतरी को हमने समुद्र मंथन से उत्पन्न किया, परिचय ऐसे दिया था हमने। काशीराज देवाधीश धन्वंतरी सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा थे। काश्यप संहिता के उपदेष्टा थे। अग्निवेश तंत्र के रचयिता थे। सुश्रुत संहिता के प्रथम संस्कृता थे। भेल संहिता के रचयिता थे। हारित संहिता के रचयिता थे। चरक मतलब की चरक संहिता के प्रति संस्कृता थे। दृढ़बल चरक संहिता के संपूर्ण करता थे। वृद्ध भागवत, लघु भागवत और नागार्जुन जो थे वो सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रति संस्कृता थे। और जीवक जो है वो कुमार भारती काश्यप संहिता को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टीकाकार याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है शिवदास सेन, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो काल था वो हमारे पास 15वीं शती था और चरक संहिता पर तत्व प्रदीपिका टीका इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चंद्र नंदन, 10वीं शताब्दी काल होने के साथ ही अष्टांग हृदय और पदार्थ चंद्रिका, चंदन जो होता है पदार्थ पे घिसते हैं, ऐसा करके आप लर्न कर सकते हो। पदार्थ चंद्रिका टीका लिखी है। चंद्र से चंद्र आप लर्न कर सकते हो। स्वामी कुमार जो है 7वीं काल के साथ में काल होने के साथ साथ में चरक पंजिका टीका लिखी है, तो स्वामी के पंजा ऐसा आप लर्न कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। भट्टार हरिश्चंद्र के लिए हम लर्न करेंगे कि जो हरिश्चंद्र जी थे वो न्याय करते थे, तो चरक न्यास टीका 6वीं शती। जेजट जो थे वो लगातार बोलते रहते थे, निरंतर पद व्याख्या चरक संहिता पर 9वीं शती। चक्रपाणी द्वारा 11वीं शती आयुर्वेद दीपिका टीका और सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका। दलहंग जो थे वो निबंध लिखते थे, 12 निबंध लिखते थे, 12वीं निबंध संग्रह। और निश्चल कर मतलब 13वीं शती के थे। तो जो हमारा जो रत्न होता है वो काफी ज्यादा निश्चल होता है, तो ऐसे आप करके लर्न कर सकते हो। रत्न प्रभा टीका। विजय रक्षित मतलब कि जो रक्षण करते थे मधु का, तो मधुकोश टीका इन्होंने लिखी है माधव निदान पर। और साथ ही साथ विजय जो थे वो श्रीकंठ दत्त के दोस्त थे, तो उन्होंने दोनों सेम काल में माधव निदान पर मधुकोश टीकाएं लिखी हैं। गयादास जो है हमारे पास, गयादास जो है वो चरक चंद्रिका टीका और चरक न्याय सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका टीका 11वीं शती के अंदर। ग से गया, ग से 11 आप ऐसे लर्न कर सकते हो। और गाय जो है वो चंद्रिका लगाती है और माथे पर। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे अरुंगदत्त, जो हमारे पास जो है 13वीं शती के थे और अरुंगदत्त काफी ज्यादा ऐसे सुंदर थे, तो सर्वांग सुंदरा उन्होंने अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। हेमांद्री 13वीं शती के थे, अष्टांग हृदय पर आयुर्वेद रसायन, हेमांद्री का रसायन ऐसे आप लर्न कर सकते हो। गंगाधर जो है वो गंगा के अंदर जल रहता है, तो जल कल्पत्रु टीका हमारे पास आएगी 19वीं शती की। और योगेंद्र नाथ सेन जो है हमारे पास 20वीं शती के थे और चरक उपस्कार टीका। फिर हमारे पास आता है हरियाणा चंद्र, जो कि सुश्रुत अर्थ संदीपन टीका। और इंदु जो थे हमारे पास वो शशि लेखा टीका। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाव मिश्र जो थे हमारे पास 16वीं शताब्दी के थे, 16 भाव होते हैं ऐसे लर्न करेंगे। भाव प्रकाश पे इन्होंने रचना की थी। सारंगधर संहिता 13वीं शती के थे, सारंगधर संहिता। व्रंत जो थे 9वीं शती के थे, व्रंत माधव। और माधवकर जो थे वो 7वीं शती के थे, रूप विनश्चय। और 16 मतलब कि 12वीं शती के थे और 16 निघंटू, 27 वर्ग। और गोविंद दास जो थे वो हमारे पास 18वीं शती के थे, भेषज रत्नावली। और
वश्वराज जो थे वो 15वीं शती के थे, वश्वराजीय। ये टेबल्स आपको इंपॉर्टेंटली लर्न करने जो चैप्टर की समरीज में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे कि हमारे पास जो कविराज गंगनाथ सेन थे उनका काल, इन सब का काल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस काल को आप लर्न करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट चीजें भी आपको लर्न करनी है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो कविराज गंगनाथ सेन थे उन्होंने प्रत्यक्ष शारीरम और मिश्र चिकित्सा पद्धति का प्रवर्तन किया। यामिनी भूषण राय जो थे वो वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना करी, आयुर्वेद और आधुनिक और आयुर्वेद चिकित्सा की पदवी है। फिर हमारे पास आता है शंकर दास शास्त्री पदे जो कि राजवैद्य प्रदीपिका का प्रकाशन किया। और हमारे पास आते हैं स्वामी लक्ष्मी राम जो कि धन्वंतरी औषधालय की उन्होंने स्थापना करी। साथ ही साथ यादव जी त्रिकम जी जो थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम अधीक्षक थे। और पीएम मेहता जो थे वो हमारे पास मेडिसिन के अंदर हमारे पास उनके पास एमडी और एमएस दोनों डिग्रियां होने के कारण उन्होंने श्री गुलाब कुरवरा आयुर्वेद सोसाइटी की स्थापना करी थी। सो डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी ने हमारे पास सुश्रुत में सूत्र शारीर और निदांतर हिंदी टीकाएं लिखी। दामोदर गौड़ ने हमारे पास अभिनव शारीरम की रचना की। और प्रियवंत शर्मा ने हमारे पास द्रव्य गुण विज्ञान में रचयिता थे। और साथ ही साथ पुष्प आयुर्वेद में रचयिता थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन। जो वर्ड्स मैं आपको बताऊं, जो पॉइंट्स बताऊं, बस उतना ही आपको लर्न करना है कि सुमेर और मेसोपोटामिया की चिकित्सा पद्धति ज्योतिष शास्त्र पर आधारित थी। असुर और असीरियन जो सभ्यता थी उनकी चिकित्सा पद्धति, असुर है तो जादू टोना तो होएगा ही, तो इस पे आधारित थी। बाबुल और बेबीलोन की जो चिकित्सा थी वो देवपाशा चिकित्सा पर आधारित थी और शल्य भी आश्रय मानते थे। श्रीलंका के अंदर आयुर्वेद प्रणाली जो है वो वंशों से चली आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट है कि आपके लिए मिस्र और इजिप्ट में देवपाशा चिकित्सा और शल्य तंत्र को भी मानते हैं। नेपाल के अंदर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को एज इट इज माना जाता है जैसा इंडिया में मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इजिप्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो लोग जो थे वो पैपिरस, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, नामक पौधे से कागज बनाते थे। और प्राचीन में लिपि, चित्राक्षर लिपि भी थी उनके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपको लर्न करना है कि ये मिस्र के अंदर, आपने इजिप्ट की मम्मियों के बारे में तो सुना ही होगा, तो स्व सुरक्षित रखने की विधि भी इन्होंने विकास की थी। और 1500 ईसा पूर्व इप्रस पाइपर से पैसिफिक स्क्रॉल है जिसमें 700 से अधिक मंत्र और उपचार लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये है कि शवों को संरक्षण करना, उनका अनुलेपन करना, लेपन करना सब कुछ आयुर्वेद की विधि से होता था और देव व्यापार चिकित्सा पद्धतियों में पाई जाती है। और व्याधि उत्पत्ति से देवता और आत्मा को कारणत्व दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में है। नेक्स्ट हमारे पास श्रीलंका आता है जो कि सिंहल लिपि कहा जाता है, श्रीलंका को सिंहल लिपि कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके लिए है कि सिंहल लिपि में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख प्राप्त होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भी यहाँ पे थी, वहीं से शिक्षा प्राप्त होती थी। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है श्रीलंका की चिकित्सा पद्धति भारत के समीप होने पर भारत जैसी थी। ग्रह बाधा को दूर करने के लिए बलि पूजा की जाती थी और बौद्ध विहारों ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। और पशु चिकित्सा भी काफी ज्यादा फेमस थी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है आपके लिए नेपाल। नेपाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेम इंडिया जैसी चिकित्सा पद्धति चलती है। भारत के निकट होने पर संपूर्ण आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपनाया है। आयुर्वेद, नेपाल ने भी आयुर्वेद के 8 अंगों का माना है। और उसके साथ में आयुर्वेद जगत के काश्यप संहिता के जो ग्रंथकार थे वो भी आयुर्वेद, नेपाल के आयुर्वेद विद्यालय के चिकित्सक थे, पंडित हेमराज शर्मा, जिसकी स्थापना हमारे पास 1985 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आती है चाइना के बारे में, जो या फिर बाकी सारी जो कंट्रीज है उनके लिए। तो चाइनीज जो हमारी संस्कृति है उसमें यीन और यांग का मतलब होता है प्रकृति और पुरुष, सृष्टि को पंच तत्व माना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सार्क के बारे में, स्टेट ऑफ आयुर्वेदा इन वेरियस कंट्रीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। एक स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में अपनाया जा रहा है। और नेपाल के अंदर तो ये सेम वैसे ही इंडिया की तरह माना गया है। बांग्लादेश में भी बांग्लादेश के कई आयुर्वेद शिक्षकों के अंदर जो आयुर्वेद की, और पाकिस्तान में भी माना गया है, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हमारे पास आता है ओसाका मेडिकल जो स्कूल है 1969 में जापान में बना था, उसमें आयुर्वेद सोसाइटी की स्थापना की थी गई थी। थाईलैंड, म्यांमार और कोरिया जैसे देशों में भी आयुर्वेद को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मानी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेरिका के भी कई विकसित देशों के अंदर जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुमेर और मेसोपोटामिया वाला एमपीवाईक्यू आ चुका है। नेक्स्ट हम इन कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करनी है। जो कि इनका काल है वो 3-3 के डिफरेंस पे चलता है। आई होप इसको आप लर्न कर लेंगे अच्छे से अपने बेसिस पे। अब हम लर्न करेंगे इनका सीक्वेंस। देखो, भोर, चोपड़ा, पंडित, दवे, उडुप, व्यास और संपूर्णानंद। इसके तरह हमारे पास आता है भोरू, चोपड़ा, पंडित, दवे, उन पे वेद व्यास की संपूर्ण ज्ञान, ऐसे आप लर्न करेंगे। सो इनके जो अध्यक्षक थे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं। बेसिकली सरनेम उन्हीं के नाम से, तो आई होप आपको पेपर में आसानी होगी। भोर जो थे वो हमारे पास सर जोसेफ विलियम भोर जो थे, उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक कहा था। और बाद में चोपड़ा जो थे, सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, जो कि आधुनिक और आयुर्वेदिक पद्धतियों का समवाय करवाया था और फार्माकोपिया का निर्माण किया था। ये पीवाईक्यू आ चुका है। पंडित जो थे वो हमारे पास डॉक्टर चिंतामण गोविंद पंडित, जिन्होंने पंडित तो थे, तो उन्होंने मतलब कि आईटीआरए जामनगर की स्थापना करवाई थी और शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम का समर्थन किया था। देखो, शुद्ध का समर्थन इन्होंने किया था और जो रूपरेखा बनाई थी वो हमारे पास वेद व्यास जी रूपरेखा का कार्य करते थे, तो उन्होंने रूपरेखा बनाई थी, इंपॉर्टेंट है। सो दवे के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना लर्न कर सकते हो कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को अलग अलग बनाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। उडुप जो थे वो हमारे पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना करनी चाहिए और मतलब कि आधुनिक के साथ में हमें आयुर्वेदिक भी पढ़ाया जाना चाहिए। संपूर्णानंद के लिए और इन्होंने बोला था कि 4 वर्ष का होना चाहिए पाठ्यक्रम। संपूर्णानंद के लिए हमारे पास क्या होता है कि आयुर्वेद की प्रधानता रहनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आयुष मंत्रालय के लिए आपको लर्न करना है कि इसकी डेफिनेशन जो हमारी फुल फॉर्म है वो क्या है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और जो हमारे जो मंत्रालय है ये हमारे दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। 1995 में इसको जो है वो ISMNH के रूप में बनाया गया था। आयुष को 2003 में वर्तमान नाम मिला और 9 नवंबर 2014 के अंदर इसका मंत्रालय का गठन हुआ। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये फुल फॉर्म्स आपको काफी ज्यादा लर्न करनी है, ये आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं, इजी है, एक बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। नमस्ते पोर्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नमस्ते पोर्टल को अच्छे से पढ़िएगा। नमस्ते पोर्टल का ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से देखना है आपको कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे पास 17 अक्टूबर 2017 के अंदर नमस्ते पोर्टल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है CCIM, जो अभी NCISM है, वो पहले CCIM हुआ करता था। सो भारतीय चिकित्सा के अंदर NCISM 2020 से आया था और उसके पहले INCC की अधिनियम 1970 के निरस्त कर दिए गए थे, मतलब जो पहले वाले थे वो सारे निरस्त कर दिए गए थे। और जो है हमारे पास 11 जून 2021 को हमारे पास NCISM लागू किया गया था। फिर हमारे पास जो है आपको जो लर्न करना है वो इम्पोर्टेंटली आपको CCRS के बारे में पढ़ना है। CCRS की स्थापना जो है वो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और जो आपको इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड द सिद्धा। जो हमारी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, जो EPC मतलब कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमिटी थी, वो हमारे पास 1962 में उसका गठन हुआ था। ये भी आपको इम्पोर्टेंटली लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसकी जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी, 24 नवंबर। नेक्स्ट हमारे पास है TKDL, तिलक एक लगाते, तो इसकी जो स्थापना है वो हमारे पास कब हुई थी, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी की 2001 में हुई थी। और हमारे पास NIA जयपुर को आपको काफी अच्छे से स्टडी करना है। ये मैं आपको खुद स्टडी करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंटली बता दी आप स्टडी करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। आपको ITRA, NIA और साथ ही साथ में BHU तीनों को काफी अच्छे से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट जो छोटा टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली, जिसकी स्थापना जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी और 11 फरवरी 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 1991 की कार्यप्रणाली शुरू की थी। ओके। बाकी सारे टॉपिक मैंने अदर वीडियो में पढ़ा दिया है, वो वीडियो में मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। ऑल द वेरी